जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी डायग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में भी हम लोगों ने एनसीईआरटी डायग्राम से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग डायग्राम से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, उससे पहले आप सभी का जो एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन योगदान बैच था, जिसमें आप सबों का लगातार ये कमेंट था कि गुरुजी इस बैच के लिए ऑफर लाया जाए, तभी आपका नवरात्रि ऑफर चल रहा है सर। और अभी जो आपको एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच है वो नवरात्रि ऑफर में 201 रुपये में आप इनरोल कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका ऑफर है ये 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर मात्र 3 दिन के लिए वैलिड है। तो अगर आप भविष्य के सभी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी साइंस का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इस बैच से जुड़ने के लिए आपको द लॉजिकल साइंस ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहरहाल आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा कि क्या कहा जा रहा है आपके क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनी परिष्करण की सही व्याख्या करता है। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन में अलग अलग डायग्राम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विद्युत अपघटनी परिष्करण की सही व्याख्या करता है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये विद्युत अपघटनी परिष्करण का मतलब क्या होता है। मेरे मित्र, सीधे शब्दों में आप समझेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। यानी कि जब हम लोग धातु से अशुद्धि को बाहर निकालते हैं तो उसमें आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें विद्युत के द्वारा धातु से जो अशुद्धि होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है, और ये पूरा प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहलाती है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनी परिष्करण कहलाती है। तो जहां पे भी बात की जाएगी विद्युत अपघटनी परिष्करण की, तो आप समझ आना कि किसकी बात की जा रही है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात की जा, किसकी बात की जा रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात की जा रही है। ये क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी धातु से अशुद्धि को धातु से अशुद्धि को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। धातु से अशुद्धि को क्या है, बाहर निकालने की प्रक्रिया है। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी विद्युत के द्वारा कैसे धातु से अशुद्धि को निकाला जाता है, या ऐसे कौन कौन से धातु हैं जिसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिकल रिफाइनिंग करते हैं या फिर विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कॉपर की, या फिर बात करते हैं जिंक की, या फिर बात करते हैं सिल्वर की, या फिर बात करते हैं हम लोग गोल्ड की, या फिर बात करते हैं टीन की, तो इस तरह के जो धातु होते हैं इसको हम लोग शुद्ध किसके सहारे करते हैं, तो इसी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड के सहारे करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इन सभी जो हमारा जब इसको अयस्क से निकाला जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि रहती है। इन सभी में जो अशुद्धि रहती है उसको पूरी तरह से प्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इन सभी धातु का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, तो सर इसके अशुद्धि को बाहर निकाला जाता है। सवाल ये है कि गुरुजी जो धातु यहाँ पे अशुद्धि को बाहर किया जाएगा, जो धातु से अशुद्धि को बाहर किया जाएगा, उसके लिए हम लोग प्रोसेस क्या करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रोसेस नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे डील नहीं होगा। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना होता है, सबसे पहले हम लोगों को एक बीकर लेना होता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना होता है, एक बीकर लेना होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक बीकर है। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग किसके सहारे मेटल को शुद्ध कर रहे हैं, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इलेक्ट्रोलाइटिक लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग मेटल को शुद्ध करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के सहारे करेंगे। बिल्कुल सही पकड़े हैं सर। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी के सहारे धातु को शुद्ध करने का प्रोसेस होगा,
तो उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जहां पे भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, विद्युत अपघट्ट चाहिए। तो की पॉइंट कुछ आपको समझना होगा कि धातु से अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा? एक बीकर लेना होगा, और इस बीकर में हम लोग क्या करेंगे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस बीकर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इस बीकर में क्या करेंगे? हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ये हमारा एसिडिक नेचर का भी हो सकता है और बेसिक नेचर का भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा कि हम लोग किस प्रकार के मेटल का यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं। तो पहला चीज बीकर लेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जिसको हम लोग विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे अपने अलग सामान की, यानी कि अगले सामान की, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोड भी लेना होगा। क्या लेना होगा सर? इलेक्ट्रोड भी लेना होगा। मेरे मित्र ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो हम ये इलेक्ट्रोड लेंगे, ये इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एक इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा एनोड होगा। एक इलेक्ट्रोड क्या होगा? एनोड होगा। और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा? तो दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड होगा। दूसरा क्या होगा? हमारा कैथोड होगा। मेरे मित्र यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि जो एनोड होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, और जो कैथोड होगा वो हमारा क्या होगा? आप कहेंगे निगेटिव टर्मिनल। मेरे मित्र, जब हम लोग धातु से अशुद्धि बाहर निकालेंगे किसके सहारे? इलेक्ट्रिसिटी के सहारे। तो वहां पे जो हम लोग एनोड और कैथोड यानी कि दो इलेक्ट्रोड लेंगे, उसमें जो हमारा एनोड होगा, वो किसका होगा? तो आप सभी ध्यान में रखना, ये जिस धातु को हम लोग शुद्ध करना चाहते हैं उसका अशुद्ध रूप का केस क्या बना होगा? तो सर एनोड बना होगा। यानी कि अशुद्ध धातु से क्या बनेगा? तो सर एनोड बनेगा। और जो धातु हमको शुद्ध रूप में मिलेगा उसका हम लोग क्या करेंगे? तो सर कैथोड बनाएंगे। क्या करेंगे? कैथोड बनाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कैथोड होगा वो क्या होगा? तो सर प्योर धातु का बना होगा। और साथ ही साथ जो हमारा एनोड होगा वो किससे बना होगा? अशुद्ध धातु से बना होगा। ध्यान से समझिएगा इसको एक बार फिर से कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड के थ्रू जब हम लोग धातु से अशुद्धि को बाहर निकालेंगे तो पहले एक बीकर लेना होगा। बीकर में हमको इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा, विद्युत अपघट्ट लेना होगा। फिर क्या करना होगा? तो सर दो इलेक्ट्रोड चाहिए होगा। दोनों इलेक्ट्रोड क्या होगा? एक एनोड एक कैथोड। एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। एनोड जो है वो किसका बना होगा? तो अशुद्ध धातु का बना होगा। जबकि कैथोड जो है वो किसका बना होगा? शुद्ध धातु का बना होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे? तो इस दोनों एनोड और कैथोड को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे या किसी बैटरी से जोड़ देंगे। और जैसे ही बैटरी से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा? अपघटित हो जाएगा। और मेरे मित्र आप ध्यान देंगे कि जो आपका धातु होगा वो अशुद्ध धातु से निकल करके किस पे आ जाएगा? तो सर अशुद्ध धातु का जो हमारा इलेक्ट्रोड है उससे निकल करके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि जब आप इस तरह की संरचना तैयार करेंगे और जब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो जो आपका एनोड के रूप में अशुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड है उससे धातु निकलेगा और वो किस पे आ जाएगा? तो सर शुद्ध धातु यानी कि कैथोड पे आकर के डिपॉजिट हो जाएगा। और जो गंदगी रहेगा वो आपका नीचे में यहाँ पे बैठ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग, जो गंदगी बैठता है उसको हम लोग एनोड मड कहते हैं, यानी कि एनोड अशुद्धियां कहते हैं। और इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? तो सर धातु से अशुद्धि को बाहर निकाला जाता है, जो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहलाता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो सर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू धातु को शुद्ध किया जाता है। आप कहेंगे कि चलो सर ये पूरा प्रोसेस तो हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है इस डायग्राम को हम लोग कैसे चूज करेंगे? तो मेरे मित्र आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर हम लोग धातु को शुद्ध करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के सहारे तो वहां पे जो हमारा एनोड होगा उससे क्या होगा? हमारा धातु निकलेगा और किस पे आके डिपॉजिट होगा? किस पे आके जमा होगा? तो आप कहेंगे शुद्ध धातु यानी कि कैथोड पे आके जमा होगा। तो सेम कंसेप्ट हमारा इस डायग्राम पे भी लागू होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है? तो सर एक यहाँ पे बीकर लिया जा रहा है। ये हमारा क्या है? बीकर है। मेरे मित्र ध्यान देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लिया गया है?
अम्लीय CuSO4 का विलयन, यानी कि जो CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको कैसा लिया गया है, तो सर अम्लीय विलयन लिया गया है। CuSO4 का कैसा विलयन लिया गया है, अम्लीय विलयन लिया गया है। किस रूप में, विद्युत अपघट्ट के रूप में। मेरे मित्र फिर ये आपका कैथोड है और ये आपका क्या है, एनोड है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो चूंकि आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा डायग्राम विद्युत अपघटनी परिष्करण की सही व्याख्या करता है, तो एक पल के लिए समझने के लिए आपने ये समझ लिया कि ये बीकर में दो इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, जो एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव होगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें अम्लीय CuSO4 विलयन लिया गया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कॉपर धातु का क्या किया जा रहा है, तो सर विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जा रहा है, यानी कि कॉपर धातु का यहाँ पे रिफाइनिंग किया जा रहा है। तो मेरे मित्र यहाँ पे अगर आप डायग्राम को क्या करेंगे, छांटने की कोशिश करेंगे, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो एनोड है, यहाँ पे जो एनोड है, तो एनोड तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये इस साइन को क्या लिया है सर, निगेटिव साइन लिया है। तो कहीं ना कहीं ये डायग्राम ही हमारा गलत है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास इन सभी चीज का नॉलेज होगा। अगर नॉलेज नहीं है तो इसमें आपको लगेगा सब चीज तो सेम ही है, इसमें गलत क्या है। यहाँ पे एनोड आपका पॉजिटिव है लेकिन डायग्राम में नेगेटिव लिया गया है, गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि आप अगर इस डायग्राम ऑप्शन नंबर बी पे आएंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें कैथोड है तो कैथोड नेगेटिव दर्शाया गया है, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव दर्शाया गया है, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पे अम्लीय CuSO4 विलयन लिया गया है। और ये क्या है, अशुद्धि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, अभी जस्ट हमने बताया है, इसी को हम लोग एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। मेरे मित्र जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी, जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये जो एनोड है इससे क्या होगा, तो सर इससे कॉपर धातु निकलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निकला हुआ दिखाया जा रहा है, यहाँ पे निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। और ये जो Cu2+ है ये किस पे चला जा रहा है, तो सर ये कैथोड पे चला जा रहा है। आपको अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि जैसे ही इस संरचना से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो जो हमारा अशुद्ध धातु है जिसका एनोड बना हुआ है उससे धातु निकलेगा और किस पे चला जाएगा, तो गुरुजी कैथोड पे जमा हो जाएगा। कैथोड पे जो जमा होगा वो क्या होगा, हमारा शुद्ध धातु होगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा ऑप्शन बी सही है। क्या है, ऑप्शन बी सही है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी पे, यहां पे भी क्या है, तो सर ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। दोनों का साइन इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। और साथ ही यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो कैथोड पे क्या है सर, Cu2+ आ रहा है, जबकि एनोड से क्या हो रहा है, तो सर जो कॉपर आयन है वो बाहर निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एनोड से कॉपर निकल रहा है और किस पे डिपॉजिट हो रहा है, तो सर कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी भी सही है। ध्यान देंगे ऑप्शन डी पे। अगर हम लोग इस डायग्राम पे डिस्कस करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ये कैथोड है लेकिन ये पॉजिटिव साइन लिया गया है, यहाँ पे कैथोड है लेकिन क्या लिया गया है, पॉजिटिव साइन लिया गया है। तो सर ये तो डायग्राम ही गलत है। तो मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप सभी याद रखेंगे कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो सर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्र सवाल उठाएंगे कि गुरुजी इसके दो ऑप्शन आंसर क्यों होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन सही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बताया गया है, जो कि मैंने भी आपको बताया है और ये 100% सही है। और अन्य जगह पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर बताया जाएगा, जो क्या है, तो सर डायग्राम के साथ ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ये सर एनसीईआरटी के बुक का टाइपिंग मिस्टेक है सर। यहाँ पे बी या सी में से एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो बी का कोई ना कोई डायग्राम यहाँ पे गलत देना चाहिए, लेकिन गलत नहीं दिया गया है, सही दिया गया है। और अन्य के हिसाब से चलेंगे तो सी में कोई ना कोई डायग्राम गलत देना चाहिए या कोई ना कोई पॉइंट गलत देना चाहिए, तब आंसर हमारा बी होता। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं किया गया है, डायग्राम आपका सेम है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायग्राम जो है दोनों में पूरी तरह से कंप्लीट है। यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि एनोड से कॉपर निकल रहा है और किस पे जमा हो रहा है, तो सर कैथोड पे। और यहाँ पे भी आपका क्या बताया जा रहा है, तो सर यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि एनोड से कॉपर निकल रहा है और कैथोड पे जाकर के जमा हो रहा है।
बस आप इतना ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जब हम लोग किसी भी मेटल से अशुद्धि को बाहर कर रहे होते हैं, किसी भी मेटल से अशुद्धि को बाहर कर रहे होते हैं, तो जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रोड हमारा अशुद्ध धातु का बना होता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा शुद्ध धातु का बना होता है। बस ये चीज आपको डिफरेंसेज याद रखना है और कहेंगे कि जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाएगा, जो शुद्ध धातु होगा वो किस पे जाकर के जमा हो जाएगा, कैथोड पे जाकर के जमा हो जाएगा। जैसे अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली CuSO4 का अम्लीय विलयन लिया गया है। तो मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जिस किसी भी धातु को हम लोग शुद्ध करेंगे उसका हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कॉपर के शुद्धिकरण की बात की जा रही है। तो जो कॉपर का अशुद्ध रूप होगा उससे क्या बना होगा, एनोड बना होगा, और जो कॉपर का शुद्ध रूप होगा उससे क्या बना होगा, कैथोड बना होगा। और जब दोनों को पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करके इलेक्ट्रिसिटी दोनों से कनेक्ट किया गया होगा, तब सर जो हमारा अशुद्ध धातु से एनोड बना था उसमें से धातु निकल करके किस पे आ जाएगी, तो सर कैथोड पे आकर के डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस भी आपके लिए जरूरी था और साथ ही साथ इसका जो मैकेनिज्म होता है वो भी आपके लिए जरूरी था, और मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे नहीं सर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत अपघट्ट के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण चित्र 2.1 लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्ट अम्ल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। तीसरा ऑप्शन है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपथ अपूर्ण है। और चौथा ऑप्शन है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघट्ट के विलयन के प्रकार पर निर्भर करता है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका विद्युत अपघट्ट होता है, जो आपका विद्युत अपघट्ट होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो आपका विद्युत अपघट्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है और साथ ही बेसिक भी हो सकता है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अम्ल हो या फिर क्षार हो, दोनों से ही क्या होते हैं, तो सर दोनों से ही विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं और दोनों से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, सर कंडक्ट हो सकती है। मेरे मित्र ध्यान देंगे अपने इस डायग्राम चित्र 2.1 पे। जो आपके इस डायग्राम में कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और आपको बताना है ये बल्ब जलेगा या नहीं जले। मेरे मित्र ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या किया गया है, एक बीकर लिया गया है, इसमें एक बीकर ले लिया गया है और साथ ही इसमें 2 कील डाला गया है सर रबर कॉर्क पे। ध्यान देंगे कि इसमें जो आप ये लिक्विड देख रहे हैं, ये लिक्विड क्या है आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फिर इस दोनों कील को 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है और बैटरी को बल्ब से कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे स्विच है। मेरे मित्र ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि विद्युत अपघट्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे मित्र जब विद्युत अपघट्ट के रूप में इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही इसको विद्युत धारा मिलेगी, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या हो जाएगा, आयन में टूट जाएगा। और जब आयन में टूटेगा जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और जब आयन में टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इट मींस हमारा पूरा परिपथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब जलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायग्राम आपको साफ साफ ये बता रहा है कि इसमें जो बल्ब लगा हुआ है वो एक कंप्लीट सर्किट में लगा हुआ है, और जैसे ही इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी बल्ब 100% चमके। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि विद्युत अपघट्ट के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है कि बल्ब नहीं चमकेगा, पहला ऑप्शन है बल्ब नहीं चमकेगा, जबकि आपने क्या देखा है कि बल्ब चमकेगा। सर पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराया गया है। बिल्कुल ही सही बात है सर, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्यान देंगे तीसरे में कहा जा रहा है बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपथ अपूर्ण है। गलत है, परिपथ सर कहीं से भी अपूर्ण नहीं है, पूरा परिपथ आपका कंप्लीट है। सर बैटरी भी सही डायरेक्शन में लगाया गया है, स्विच भी लगाया गया है और ये आपका जो कील है इसको भी सही से जोड़ा गया है, तो परिपथ तो आपका कहीं पे अपूर्ण ही नहीं है।
साथ ही चौथा ऑप्शन है कि बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि यह विद्युत अपघट के बिलियन के प्रकार पर निर्भर करता है। मेरे मित्र, विद्युत अपघट या तो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा या फिर सॉल्टी नेचर वाला होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। हाँ, इसके जगह पे कुछ और हो, एसिडिक, बेसिक या सॉल्टी नेचर वाला छोड़ करके कोई और अन्य चीज होता तो सर विद्युत बल्ब नहीं जलता। मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है, बाकी सभी क्या है सर, गलत है। तो सर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही है। क्या है सर, केवल 2 सही है। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन। मेरे मित्र, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के आधार पर यौगिक X को पहचानिए, A, B तथा C के रासायनिक सूत्र तथा नाम भी लिखिए। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना करके ये डायग्राम दिया गया है सर, और इसमें आपको इस यौगिक X को भी पहचानना है और साथ ही साथ A, B और C जो आपका कंपाउंड बन रहा है वो भी आपको बताना है। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे सॉल्व होगा? मेरे मित्र, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये आपका यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें किसी यौगिक X की बात की जा रही है। इस यौगिक X से जब जिंक रिएक्ट करता है तब ये A कोई प्रोडक्ट बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज, और साथ ही जब इसके साथ HCl रिएक्ट करता है तब ये B कोई प्रोडक्ट बनाता है और H2O बनता है, और साथ ही इसके साथ जब CH3COOH एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है तब ये C कोई प्रोडक्ट बनाता है और H2O आपका क्या होता है, तो सर बनता है। आपको बताना है कि ये A, B, C क्या प्रोडक्ट है और ये यौगिक क्या है, ये चीज आपको बताना। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों को कैसे पता चलेगा? भाई मेरे, आसानी से पता चल जाए। ध्यान से देखिएगा कि आपको पहले ऊपर वाले और नीचे वाले पे फोकस नहीं करना है सर, थोड़ा सा बीच वाले पे फोकस कीजिए। क्या है, तो सर HCl क्या होता है सर, ये आप कहेंगे अम्ल होता है। और मेरे मित्र, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिल रहा है, तो सर वाटर बन रहा है। तो भाई मेरे, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो प्रोडक्ट के रूप में हमको वाटर मिल रहा है ये तब होता है जब अम्ल बेस के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारा यौगिक है वो क्या होगा, कोई ना कोई क्षार होगा, और क्षार होगा तभी क्या कर रहा होगा, तो सर वाटर का निष्कासन कर रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र, आप कहिएगा कि गुरुजी ये जो रिएक्शन है एक्चुअली में NaOH प्लस HCl के बीच हो रही है, तब जाकर के हमको क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O मिलेगा। भाई मेरे, यही चीज तो आपको पकड़ना था। आपको ये पता चल गया कि जो यौगिक है X वो क्या है, NaOH है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि जो आपका यौगिक X है वो क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। भाई मेरे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है तभी तो HCl इससे अभिक्रिया करेगा तो वाटर बनाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो सर जो आपका वाटर बनेगा तो उसमें एक और कंपाउंड क्या है सर, तो सर NaCl। यानी कि आपका एक चीज क्लियर हो गया, जो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो आपका बी वाला है ये कौन सा प्रोडक्ट है, आप कहेंगे बी जो है वो NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है। क्या है सर, बी जो है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सर, यहाँ पे मैं मिटा करके इसको लिख दे रहा हूं। ये यौगिक तो पता चल गया हम लोगों को, तो यौगिक का भी हम लोग नामकरण कर देते हैं कि गुरुजी ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और साथ ही ये जो हमारा बी है ये क्या है, आप कहेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए, एक हमारा काम खत्म हो गया, अब बाकी के दो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मेरे मित्र, यहाँ पे NaOH जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, आप कहेंगे सर जिंक के साथ। तो आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी जब NaOH जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तब ये क्या बनाएगा। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब आपका NaOH जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, तो सर ये जो है आपका Na2ZnO2 क्या बनाएगा सर, Na2 और ZnO2 बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं। और साथ ही क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो हमको ये भी पता चल गया
कि जो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए हमारा कौन सा यौगिक होगा, तो ए हमारा ZnO2 हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? Na2ZnO2 को हम लोग सोडियम जिंकेट पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ सर, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। Na2ZnO2 को हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग सोडियम जिंकेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोडियम जिंकेट पढ़ेंगे। तो आपका पहला कंपाउंड मिल गया सर कि सोडियम जिंकेट है, और ये यौगिक X क्या है? तो गुरुजी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और दूसरा कंपाउंड सर NaCl हमको मिल गया है। और साथ ही अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी अगर NaOH CH3COOH के साथ अभिक्रिया करेगा, अगर NaOH CH3COOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो है ये आपका CH3COONA बनाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग सोडियम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट कहते हैं। और साथ ही क्या बनेगा? तो सर H2O बनेगा। यानी कि जो आपका तीसरा कंपाउंड C है ये क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा तीसरा कंपाउंड C है ये CH3COONA है, जिसको क्या पढ़ा जाता है? आप कहिएगा कि गुरुजी इसी को सोडियम एसीटेट पढ़ा जाता है। मेरे मित्र ये आपका 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड था। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास इन सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से आ गया है, मेरे ख्याल से अगर इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।